अंबेडकर का उपयोग केवल वोट बैंक के नाम पर किया जाता है। अब बाबा साहेब अंबेडकर का उपयोग केवल जातीय विद्वेष को फैलाने के लिए किया जाता है। और भगत सिंह ने भी कहा था कि ब्रिटिशर्स कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माई थॉट्स, दे कैन डिस्ट्रॉय माई बॉडी बट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय माई स्पिरिट। अर्थात व्यक्ति के देह को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। इसलिए आज आवश्यकता है हमें बाबा साहेब के अंबेडकर के विचारों को जानने की। और भारतीय सनातन की संस्कृति भी ये परिलक्षित करती है जब वह कहती है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहने दे ज्ञान। अर्थात युद्ध क्षेत्र में केवल उस तलवार का महत्व होता है जिसकी धार होती है, और वह धार हमारे पास जो है वो विद्या है, वह हमारी शिक्षा है, जिसका प्रयोग करके हम इस विश्व में उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लिए वह सपना देखा था। मैं कुछ पॉइंट्स अपने साथ लिए लाया हूं। आज बाबा साहेब अंबेडकर के इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर के कुछ विचारों को आपके समक्ष रखें। बाबा साहेब अंबेडकर का जो सबसे प्रमुख विचार था वो ये मानते थे कि अगर मुझे किसी समाज की प्रगति का मूल्यांकन करना हो तो मैं देखूंगा कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। और मैं आयोजकों से भी इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार जब भी आयोजन हो तो हमारी बहनों और हमारी माताओं को अवश्य आप आयोजन में बुलाएं। बाबा साहेब अंबेडकर के महिलाओं के प्रति जो किए गए विचार थे वो उनके कुछ कार्यों से परिलक्षित होते हैं। संविधान सभा के गठन के बाद जब पहली कैबिनेट का गठन हुआ तो कानून मंत्री के रूप में उन्हें पद दिया गया, और इस मंत्री पर रहकर उनके द्वारा जो सर्वप्रमुख कार्य किया गया वो हिंदू कोड बिल था, जिसमें स्त्रियों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे। लेकिन तत्कालीन कट्टरपंथियों के द्वारा इस कानून का कड़ा विरोध किया गया। नेहरू को तो संविधान सभा में यहाँ तक करना पड़ा कि यदि ये विधेयक पारित नहीं हुआ तो हमारी इस सरकार का राष्ट्र की सत्ता में अस्तित्व में रहना असंभव है। लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में ये विधेयक तब पारित नहीं हो सका। लेकिन हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की महत्ता देखिए कि उन्होंने इस कारण से कानून मंत्री जैसे पद से त्यागपत्र दे दिया। ये उनकी इस महत्ता को प्रदर्शित करता है। क्या आपको पता है कि बाबा साहेब अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर क्यों कहा जाता है? बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन में एक महिला का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? रमाबाई अंबेडकर, उनकी पत्नी। चूँकि बाबा साहेब अंबेडकर अपने अध्ययन के क्षेत्र में इतने संलग्न रहते थे कि अपने जीवन क्षेत्र के अधिकतर वर्ष उन्होंने विदेशों में बिताए हैं। तो रमाबाई अंबेडकर अधिकतर ये प्रयास करती थी कि जितना भी हो सके यथासंभव बाबा साहेब अंबेडकर को पारिवारिक समस्याओं से दूर रखा जाए। लेकिन सन 1935 में जब रमाबाई अंबेडकर जी का निधन हो जाता है तो बाबा साहेब अंबेडकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अपने सर को मुंडवा लेते हैं। तो वह एक बाबा की बात ही दिखाई देते हैं, एक फ़कीर की बात ही दिखाई लेते हैं। तब उनके अनुयायियों के द्वारा उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारी माताओं और बहनों को आसपास का एक प्रकार का सुरक्षित वातावरण दें, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें संगठित बनाएं। क्योंकि आर्थिक रूप से एक निर्भर महिला न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन से हुए निर्णय ले सकती है, अपितु वह एक साथ दो परिवारों का सर्जन करती है, एक साथ दो परिवारों के निर्माण करती है। और इसमें कोई समस्या नहीं है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न एक महिला ही दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर का जो दूसरा विचार था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक बालक जिसे कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, जिसे कक्षा से बाहर रखा जाता है, जिसके घड़े को छूने तक की आज़ादी नहीं है, और उसे एक चपरासी का इंतजार करना पड़ता है कि जब वो आएगा तो वो अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझाएगा। क्या आपको पता है ये बालक भविष्य में चलकर 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियाँ इसने हासिल करी, 4 विषयों में PhD की उपाधि हासिल करी, और विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर थे। और यही नहीं, संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कोई शक नहीं है कि 6000 वर्षों पहले कर्ण का जो स्वाभिमान, जो करुणा, जो वेदना उनके रक्त की धमनियों में बह रही थी, वो 6000 वर्ष के पश्चात बाबा साहेब अंबेडकर के रक्त में भी बह रही थी। कर्ण को तब कहना पड़ा था कि सूर्य का अंश होकर फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत लूँ ऐसा हूँ सूत पुत्र में। लेकिन तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ये संभव नहीं हो सका कि कर्ण अपनी उन ऊंचाइयों को पहुँचे। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि हे पर्वत, तुझे बहुत गुरूर था अपनी ऊंचाई पर, आज देख मैं तेरी चोटी पर बैठा हूँ अपनी बैसाखियों को लेकर। बाबा साहेब अंबेडकर जो तीसरी जो विचार मैं आपके समक्ष रखता हूँ वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
इस संदर्भ में मुझे एक वाकया याद आता है। सन 1933 की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक प्रतिनिधि भारत के महान महान नेताओं से मिलने आए, उनसे भेंट करने आए। चूँकि अमेरिका से आए थे तो आते आते रात हो चुकी थी, तो सबसे पहले वह तत्कालीन समय के सबसे महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी जी से मिलने पहुँचे। गांधी जी चूँकि जल्दी सो गए तो वो निराश हुए, तो मुस्लिम लीग के सबसे महत्वपूर्ण नेता जिन्ना के घर पे पहुँचे। जब वह जिन्ना के घर पे पहुँचे तो पता चला कि वो भी सो गए। अब वो हताश हो गए, तो उन्होंने दलितों के सबसे प्रमुख नेता बाबा साहेब अम्बेडकर के मिलने घर पहुँचे। तो जब वह राजघर पहुँचे, जो कि उनकी जो जहाँ पर उनका घर था, तो रात के करीब 2-3 बज चुके थे। तो उनको लगा कि ये भी सो गए होंगे, लेकिन पता चला कि वो अध्ययन में संलग्न हैं। जब भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि भारत के महत्वपूर्ण नेता तो सो चुके हैं और आप अभी भी सोए हुए क्यों हैं? तो ध्यान दीजिए बाबा साहेब ने क्या कहा। बाबा साहेब ने कहा कि वो सो गए हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है। मैं अभी तक जगा हुआ हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अतः इस समाज को उठने की ज़रूरत है, इस समाज को जागने की ज़रूरत है, और वो केवल एक शस्त्र से हम कर सकते हैं, और वो है विद्या। क्योंकि विद्या के ज़रिए शक्ति का अर्जन होता है, और शक्ति हमारे पास जब तक होगी तभी तक हम अपने अधिकारियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अर्थात सर्प को भी तभी माफ़ किया जाता है जब उसके मुख में विष का विद्यमान होता है। दंतहीन और विषहीन सरल को भी कोई माफ़ नहीं करता। बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्ता इसी बात से परिचित होती है कि ऑन द डे ऑफ 25 नवंबर 1949, जो कि संभवतः संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछा गया कि आप तो संविधान के जनक हैं, आपने संपूर्ण संविधान का निर्माण किया है। तब उन्होंने उदार भावना का परिचय देते हुए कहा था कि मुझे भविष्य में भी इसी नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन संविधान सभा और संविधान निर्माण में केवल मेरा योगदान नहीं है। इस संविधान में जितना मेरा योगदान है उतना ही BN राव का भी है। BN राव तत्कालीन समय में संवैधानिक सलाहकार थे, और उन्होंने ही प्रारूप समिति को संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करके दिया था, जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की उदार भावना का परिचय देता है। संविधान की प्रस्तावना के साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहूँगा, और मैं आप सभी से शपथ दिलवाना चाहूँगा जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में जो पंक्तियाँ रचित हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के समस्त नागरिकों को संवैधानिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के उन सपनों को साकार किया जाए, यथासंभव विद्या प्राप्त करके उस शक्ति का अर्जन किया जाए। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर को हम पढ़ नहीं पाते हैं, यदि उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो ये अम्बेडकर के संविधान, कलाम के विज्ञान, चंद्रशेखर के ओज, नेहरू के भारत की खोज, गांधी की खादी, सुभाष की आज़ादी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन के साथ एक छलावा होगा, और इस छलावे के भागीदार होंगे मैं, आप और ये संपूर्ण समाज। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने समूचे युवा साथियों में क्रांति की उद्घोषणा करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि सामाजिक समरसता बनी रहे, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। नहीं समझिए बात तो नुकसान सबका है, और न जाने कितनी नदियाँ इसमें आकर विलीन हो चुकी, लेकिन इस महासागर को बनाने में एहसान सबका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।